डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने विगत 2018 में जो वीडियो का पेपर हुआ था उसी के सेकंड शिफ्ट का 22 दिसंबर या 23 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। 22 दिसंबर या 23 दिसंबर 2018 को। तो उसी में से जो 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के पूछे गए थे वही प्रीवियस ईयर का पेपर हम आप लोगों के सामने सॉल्व कराने जा रहे हैं। और इसको सॉल्व कराने का मेरा एक उद्देश्य है कि जो आगामी 2018 की परीक्षा कैंसिल हुई थी और आगामी आपका 26-27 जून 2023 को ये होना संभावित है, तो एक बेस आप लोगों को मिल जाएगा और उसी बेस के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश से साझा नहीं करती। ऑप्शन है आपका इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, इटावा एंड अलीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलीगढ़। चूँकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ आपका इलाहाबाद भी है, मिर्ज़ापुर भी है और उसके साथ साथ इटावा भी है, तो जबकि आपका अलीगढ़ जो है ये साझा नहीं करता। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, आगरा है, इटावा है, झांसी है, ललितपुर है, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, महोबा, जालौन, ये सभी ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। आंसर कितना होगा? 8। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस योजना को, महत्वाकांक्षी योजना जो इन्होंने किया था नीति आयोग द्वारा रैंकिंग तंत्र में, यूपी के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया। तो इसके अंतर्गत 8 जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया था, जिसमें आपका बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर और चित्रकूट। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिलों को। और इस योजना के अंतर्गत भारत के कुल कितने जिलों को एक्सेप्ट किया गया था? तो उसमें 115। और इसी 115 में 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के शामिल किए गए। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रपति युवा समारोह का विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संकल्प से सिद्धि। आंसर क्या होगा? संकल्प से सिद्धि। और युवा मामले तथा खेल मंत्रालय के द्वारा 12 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य स्वामी विवेकानंद, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी 12 से 16 जनवरी के बीच स्वामी विवेकानंद के जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इसके अंतर्गत जो पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ था, इसको भी ध्यान रखिए। तो पहला राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब हुआ था? तो 1995 में भोपाल में आयोजित हुआ था। जबकि 22वें राष्ट्रपति युवा समारोह, जिसका थीम था संकल्प से सिद्धि तक। तो इस तरीके से ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दस्तक अभियान जो है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से गोरखपुर जनपद में विशेष तौर पे आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर हर साल आता रहता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दस्तक अभियान चलाया गया। और इसके लिए इस अभियान में यूनिसेफ भी हम लोगों की क्या करेगा? मदद प्रदान करेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों के उन नदियों के साथ मेल खाता है जिसके किनारे वे शहर स्थित हैं?
तो इसमें आपको मेल खिलाना है, मतलब मेल करना है। तो इसमें मेल में आपका हो जाएगा जैसे कि आपका गंगा नदी, गंगा नदी, उसके बाद से गंगा नदी जो है आपका किस गंगा नदी के तट पर कौन सा स्थित है, तो ए का आपका हो जाएगा दूसरा, यानी कि गंगा नदी के तट पर बिठूर स्थित है। उसके बाद से राप्ती है, तो राप्ती नदी के तट पर आपका गोरखपुर है, यानी कि ए का आपका क्या हो जाएगा दूसरा। अब इसमें आपको देखना होगा कि ए का दूसरा कहाँ कहाँ पर दिया गया है। तो अब उस कंडीशन में आपका ए का दूसरा देख रहे होंगे कि एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन यहाँ ए का दूसरा दिख रहा है और दूसरा यहाँ पे डी में दिख रहा है। तो अब ए का दूसरा आपने देखा तो बिठूर हो गया, और बी का क्या है चौथा। तो बी का देखेंगे कि बी का चौथा यहाँ पे भी दिया है और इसमें नहीं दिया है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बी सही होगा। तो ये एकदम मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो है, इसमें से अगर आपको एक भी पता रहता है, एक से अगर मैच नहीं खाया तो दो मिलाने पे आपका आसानी से उत्तर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहाँ तक फैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या होगा बी, यूपी गेट से गाज़ियाबाद में राजनगर विस्तार, और ये आपका आंसर बी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मार्च 2018 में, कब की बात है ये, मार्च 2018, आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी इसमें करंट अफेयर्स आया है वो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ है और 4-5-6 महीने पहले का ही इसमें करंट उठा करके पूछा हुआ है। तो आगामी वीडियो के एग्ज़ाम्स में आप लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 6 महीने पहले का यूपी स्पेशल का करंट आप लोग देख लेंगे। तो इस जुलाई 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये यूपी गेट से गाज़ियाबाद में राजभर विस्तार को यह सड़क जोड़ती है, और यह एक तरीके से आपका सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क यहाँ यूपी गेट से गाज़ियाबाद तक इसका विस्तार किया गया, जिसकी कुल दूरी है आपका 10.3 किलोमीटर। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत सरकार, और भारत सरकार के द्वारा ही सिक्कों की ढलाई का एक तरीके से ऑथोराइज्ड लाइसेंस दिया गया है। और ये जो सिक्कों की ढलाई के संबंध में जो आपके फैक्ट्री वगैरह स्थापित की गई है वो मुख्य रूप से मुंबई में, कोलकाता में, उसके बाद से हैदराबाद और नोएडा। तो एक तरीके से सिक्कों की ढलाई वाले कितने स्थल हैं, तो भारत में 4 स्थल हैं, और इस पर भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ देता है कि सिक्कों और मेडल की ढलाई कहाँ पर की जाती है या कहाँ पर नहीं की जाती। तो ये 4 जगहों पर, पहला आप ध्यान रखिएगा मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा हैदराबाद, और चौथा उत्तर प्रदेश का नोएडा ज़िला। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखिए, एक अंदाज़ा आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम हो रहा है आपका 2018 में और जनगणना हुई थी आपका 2011 में, यानी कि 7 साल पहले का भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन उठ जाता है। तो आप जो भी 4 वर्षीय गेम्स हो गया या जनगणना वगैरह हो गया, तो इन सारे क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। और इधर भी जो भी एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जनगणना से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में ज़रूर रहा है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा बिहार, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। प्रथम स्थान पर जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर आपका हो जाता है महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर आपका कौन सा हो गया, बिहार। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए,
बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों के शिकायत पर समाधान करता है। तो जो भी आपका बैंक से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। और ये क्या होता है, एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो ग्राहकों के शिकायतों का समाधान करता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि 16 से 17 जुलाई 2018 को मस्कट में आयोजित भारत ओमान संयुक्त व्यापार परिषद के 8वें सत्र का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरेश प्रभु। और इसी सुरेश प्रभु के द्वारा 16-17 जुलाई को मस्कट में आयोजित किया गया था एक व्यापार परिषद का सम्मेलन, और उसी भारत ओमान व्यापार परिषद के सम्मेलन का नेतृत्व जो थे वो तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब प्रदान करना, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों को एलईडी बल्बों के साथ बदलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उजाला योजना। इसका आंसर क्या होगा? उजाला योजना। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2015 को उजाला योजना की शुरुआत किया था। तो इस योजना के बारे में भी जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका 1 जुलाई 2015 को। किसके द्वारा की गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि उपभोक्ताओं को, हर एक उपभोक्ता को एलईडी बल्ब प्रदान करना। और एक तरीके से ये मार्च 2019 तक 770 मिलियन बल्बों को एक तरीके से बदलना था, और 2018 के अंतर्गत इसके द्वारा एलईडी बल्ब को वितरित किया गया था। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि महिला एकल विंबलडन टेनिस खिताब 2018 किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजेलिक केरबर। और ये जो आपका ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के बन जाते हैं। तो जैसे कि आपका घास के मैदान पर खेली जाने वाली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी है, ये किस महीने में आयोजित की जाती है? तो जिस तरीके से यहाँ पे विंबलडन है, तो विंबलडन का जो आयोजन किया जाता है वो जून के महीने में किया जाता है। तो जून 2018 में इस विंबलडन को जीतने वाले जो खिलाड़ी थे वो थे आपके एंजेलिक केरबर। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2013 में बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड ओपन टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नाजोमी ओकुहारा। और ये नाजोमी ओकुहारा जो थी, ये आपका बैंकॉक में क्या हुआ था? तो बैंकॉक में आपका ओपन वर्ल्ड टूर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो इसका संबंध जो है ये बैडमिंटन टूर्नामेंट से है, और जिसको जीतने वाले खिलाड़ी हैं नाजोमी ओकुहारा। और इन्होंने ओकुहारा ने पीवी सिंधु, भारतीय खिलाड़ी कौन थी? पीवी सिंधु को हरा करके यह प्रतियोगिता अपने नाम किया था, या ट्रॉफी को इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक, और ये जापान की महिला हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की रूस में 2018 फीफा जीत के बाद खिलाड़ी और प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला तीसरा व्यक्ति बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिडियरे देस चैम्प्स। और ये जो है आपका फ्रांस द्वारा ये क्रोएशिया का खिलाड़ी है। तो फ्रांस द्वारा क्रोएशिया को 4-2 से पराजित करके आपका फीफा विश्व कप जीत के बाद से प्रबंधक के रूप में विश्व कप जीतने वाला डिडियरे देशचैम्प्स तीसरा व्यक्ति बने। इससे पहले जो है 1998 में फ्रांस के ही जेनडाइन जीडेन दूसरे व्यक्ति थे। इसके अलावा 2022 का फीफा विश्व कप आपका जो खेला गया वो कहाँ खेला जाएगा? तो वो खेला गया आपका 2022 कतर में, इसका आयोजन किया गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि भारत में आमों का
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगर दूसरे स्थान पर नाम लिया जाएगा तो एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद से तीसरा नाम अगर लिया जाएगा आम उत्पादन में तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है बिहार। तो इस तरीके से आम उत्पादन में ये भारत के देशों का भारत में राज्यों का क्या हो गया, क्रम हो गया। ठीक, तो सर्वाधिक आम उत्पादक या आयातक उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, APEDA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए से एग्रीकल्चर, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। और इसका ए से हो गया आपका एग्रीकल्चर और पी से क्या हो गया प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो इसका पूर्ण रूप यही होता है। अगला क्वेश्चन कि किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस को स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेफेड। इसका आंसर क्या होगा? नेफेड। और इसी नेफेड को एक तरीके से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आपका नेफेड की स्थापना की गई। और ये जो नेफेड होता है, इस नेफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस नेफेड का फुल फॉर्म है आपका नेशनल फेडरेशन नेशनल एग्रीकल्चर। नेशनल हो गया, ए से एग्रीकल्चर हो गया और उसके बाद से कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो नेफेड का फुल फॉर्म भी जान लीजिए क्योंकि इसके पहले जो था वो APEDA का विस्तृत रूप पूछा था। इसी तरीके से नेफेड का भी आने वाले परीक्षाओं में पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1958 को इसका स्थापना किया गया था। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोनिक्स और एयरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसमें है आपका लंबवत खेती, हाइड्रोकल्चर, जैविक खेती, रोबो कल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लंबवत खेती। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध किस रूप में जाने लगे? तो इसका ऑप्शन है जीन हो गया, बुद्ध हो गया, उसके बाद से आपका ज्ञान हो गया, बोधि हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बुद्ध। और गौतम बुद्ध जो थे इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपका बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ये किस नाम से संबोधित किए गए? तो बुद्ध के नाम से संबोधित किए गए। अगला क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? तो चूंकि अशोक के कुल शिलालेखों की प्रमुख शिलालेखों की संख्या आपका 14 है और उसी 14 शिलालेख में आपका जो 13वां शिलालेख है, इसी 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और ये कलिंग युद्ध जो था किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये आपका 261 BC में लड़ा गया था। और 261 BC में जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था इसका उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में दिखाई देता है, जो आपका कलिंग नरेश खारवेल और अशोक के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने किया? तो लोथल का जो खुदाई का खोज था वो आपके SR राव के द्वारा किया गया था। और इसी SR राव के द्वारा लोथल की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1954 में SR राव के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य किया गया।
अगला क्वेश्चन है कि महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 दिन। और ये महाभारत में कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिनों तक चली थी, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए और पांडव के चचेरे भाई के बीच लड़ा गया था। कौरव और पांडवों के बीच यह 18 दिन की महाभारत की लड़ाई चली थी। अगला क्वेश्चन आता है कि कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चरक। और ये चरक जो था आपका कनिष्क के दरबार में एक चिकित्सक के रूप में रहा करता था और इसके द्वारा चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी गई थी। उसके साथ साथ आपका ये जो कनिष्क है, इस कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान हुआ करते थे, जिसका एक ट्रिक है अब पास नाच। अ से आपका असुघोष, ब से वसुमित्र, ना से नागार्जुन, स से संरक्ष, पा से पार्श्व, स से संरक्ष, ना से नागार्जुन और च से चरक। तो ये चरक जो था कनिष्क प्रथम का दरबारी विद्वान था, जो आयुर्वेदाचार्य के रूप में फेमस है। अगला क्वेश्चन आता है कि तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जियाउद्दीन बर्नी। और ये जो जियाउद्दीन बर्नी था एक इतिहासकार के रूप में था और यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन का इसने जिक्र किया है। और वो पुस्तक कौन सी है? तो तारीख ए फिरोज शाही। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह का रूप नहीं दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। और ये जो 1857 की क्रांति थी, इसी 1857 की क्रांति में कार्ल मार्क्स हो गया, बीडी सावरकर हो गए, ये लोग जो थे, इन लोगों के द्वारा सिपाही विद्रोह नहीं माना गया। जबकि आपके जॉन लॉरेंस थे, सीले थे, आरसी मजुमदार थे, सर सैयद अहमद खां थे, इन लोगों ने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो 1940 में हुआ था। और इसी 1940 के लाहौर अधिवेशन में आपके मोहम्मद, इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इसी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भारत से एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नौजवान था मोहम्मद इकबाल, और इसी मोहम्मद इकबाल ने एक तरीके से आपका पाकिस्तान नाम प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। और इसी अरविंद घोष ने 1905 में अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में वंदे मातरम की स्थापना किया था, या वंदे मातरम नामक पत्रिका का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। और इसी कानपुर में शिवपुरी मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? शिवपुरी मध्य प्रदेश। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसी विद्रोह में तात्या टोपे ने ग्वालियर का नेतृत्व किया था और ब्रिटिश सरकार ने 1859 में तात्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी प्रदान किया। एक क्वेश्चन इस पर आता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो ये तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा के आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1/4। तो चंद्रमा का आकार जो है पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। और जो पृथ्वी के व्यास के कितने % है? तो लगभग 27%। अब अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन है कि आपका नासा के अनुसार सूर्य के बाद
पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के बाद जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है आपका भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसी रोहतांग दर्रा जो मनाली से लगभग आपका 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यह लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। और यहीं से आपका रोहतांग दर्रा के उस पार से आपका चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। और ये 10 डिग्री चैनल जो है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? तो पटाका जो है आपका मकाऊ की मुद्रा है। पटाका किसकी है? मकाऊ की मुद्रा है। उसके बाद से ये जो पनामा है, ये पनामा भी एक देश है जहाँ पर डॉलर का प्रचलन किया जाता है। जबकि आपका लाओस में आपका लाओ कीप नामक मुद्रा का प्रचलन होता है। और जबकि मैक्सिको में पेसो नामक मुद्रा का प्रचलन किया जाता है। तो देश राजधानी मुद्रा से भी आपके एक क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन कि भारत में दुनिया का कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17%। और 2011 जनगणना की अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है वो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपका WHO के द्वारा एक डाटा जारी किया गया जिसमें आपका भारत जो है वो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। जबकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश आपका चाइना हुआ करता था। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा सर्वोच्च शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नहीं ए, कंचनजंगा। और ये जो कंचनजंगा है ये विश्व की तीसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत और नेपाल सीमा के भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। और चूंकि इसमें आपका सर्वोच्च पर्वत शिखर जो भारत में स्थित है वो है आपका कंचनजंगा, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। जबकि आपका अगर नंदा देवी की बात की जाए तो प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो नंदा देवी जो है वो भारत का सर्वोच्च शिखर है। अगला क्वेश्चन कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6वां। चूँकि हम पॉलिटी के क्लास में आप लोगों को ये चीज़ बार बार ट्रिक के रूप में हम बताए हुए हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो क्रम है वो राज राधा जागिरी अली नील ज्ञानी बैंक शंकर करे अब्दुल प्रति मुखर्जी राम। तो जब तक ये ट्रिक आपका याद नहीं रहेगा तब तक इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी ट्रिक के अनुसार कौन से भारत के राष्ट्रपति बने? तो ये 6वें राष्ट्रपति बने। और इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1977 से लेकर के 1982 तक। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सज़ा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षमा दान। और ये क्षमा दान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत दी गई है। और इसी आर्टिकल 72 में कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है जिसमें आपका मोहलत शब्द नहीं है 72 में, उसके दंड विराम भी नहीं है, केवल विराम शब्द का प्रयोग है, विनियम भी नहीं है। जबकि उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया? क्षमादान। इसके अलावा लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम हो गया, इन शब्दों का प्रयोग आर्टिकल 72 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 63। और इसी अनुच्छेद 63 में ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 66 में ये ध्यान दीजिएगा, 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद से आपका अनुच्छेद 66 जो है ये राष्ट्रपति के
चुनाव के संबंध में प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो आंसर क्या होगा? 66। और 63 में आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 54 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो ये भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, और ये नागरिकता का प्रावधान जो है आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वीं अनुसूची। और इसी 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। जबकि आपका जो 6वीं अनुसूची है, इस 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों को लेकर के क्वेश्चन पूछता है, और वो राज्य में 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है या कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसका ट्रिक हम बताए थे ममता, और ममता के अंतर्गत आपका हो जाएगा M फॉर मेघालय, M फॉर आपका हो जाएगा मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, और A फॉर क्या हो जाएगा? असम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को फिल इन द ब्लैंक्स जिले में पेश किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नागौर, और ये नागौर कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान। तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को आपका पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया, और उसके बाद से इसके पहले जो है आंध्र प्रदेश ने प्रयोग के तौर पर लागू किया था, लेकिन स्थायी तौर पर लागू करने वाला राज्य जो है आपका राजस्थान। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था आई थी, ये किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो ये आपका बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर इसको लाया गया था। निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गूगल, और गूगल जो है आपका वेब ब्राउज़र के अंतर्गत शामिल नहीं है। बाकी जितने हैं आपके सब क्या हैं? वेब ब्राउज़र के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैम, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक कंप्यूटर डिवाइस में हार्डवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम और वर्तमान में उपयोग डाटा को इसमें रखा जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी आपका डिवाइस के प्रोसेसर द्वारा जल्दी से पहुंच सके। जबकि रैम जो है एक अस्थायी अथवा अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होता है? तो 1024, और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे होंगे कि 3-4 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से भी रिलेटेड है। तो अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिल इन द ब्लैंक टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं के बदले अनुच्छेदों को अनुकूलित करने वाली शैली का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने के बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, होम। अगला क्वेश्चन आता है कि 1943 में जो डब्ल्यू माचोली और जे प्रेप्सर एकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्से को बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका एनीएक। और इसी एनीएक नामक कंप्यूटर को आपका डब्ल्यू माचोली और जे प्रेप्सर इकर्ट के द्वारा क्या किया गया था? इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है आपका उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? मतलब चमड़े की नगरी किसको कहते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर, और इस कानपुर को वित्तीय तथा औद्योगिक राजधानी के रूप में भी यूपी का जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाई डांडा,
और ये जो दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वो आपका पाई डांडा। जबकि भगोरिया जो है, ये भगोड़िया नहीं, भगोरिया जो है ये होली के दौरान किया जाने वाला एक त्यौहार है। और छपेली जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का लोक नृत्य है। जबकि नटवाड़ी जो है ये आपका उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में किया जाता है, जो एक क्लासिकल कथक नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि सफ़ेद धागे के उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका चिकनकारी। और ये जो चिकनकारी जो है ये लखनऊ का विशेष फेमस माना जाता है। मतलब कपड़े पे इसको एक तरीके से धागे के माध्यम से की गई कढ़ाई ही क्या कहलाती है? चिकनकारी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कि दिए गए विकल्प में गलत जिला या मुख्यालय है। तो इसमें आपका अमेठी जो है वो गौरीगंज, तो ये बिल्कुल सही है इसका। सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो रॉबर्ट्सगंज है, ये भी बिल्कुल सही है। कुशीनगर का पडरौना है। और जबकि कौशाम्बी का वैशाली न होकर के ये क्या जोड़ा गलत है? तो कौशाम्बी का वैशाली न होकर के इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मंझनपुर में है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के कुछ आपके मुख्यालय से भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो 3 आपका इसमें श्योर मतलब ये सही है कि अमेठी का गौरीगंज, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और कुशीनगर का पडरौना, कौशाम्बी का वैशाली न होकर के मंझनपुर। इसी तरीके से आपका वो जो नया जिला बना था जिसका नाम था संत कबीर नगर, और उस संत कबीर नगर का जो मुख्यालय स्थित है वो खलीलाबाद में स्थित है। तो इस तरीके से आपके जो वीडियो के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए थे 22 दिसंबर 2018 को, वो सभी हमने जीएस के पार्ट को सॉल्व करा दिया। और इसी को बेस बनाते हुए आप लोग क्या करें, आगामी परीक्षा की तैयारी करें और आप लोगों को इसको देखते हुए सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।